साथियों को नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है रायथान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, आपको याद होगा कि यूट्यूब पे हम लोगों ने जो वीडियो डाले हैं उसमें राजस्थान के क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी या महान व्यक्तित्व, इसके 8 पार्ट आप तक पहुंचा दिए गए थे। उसका पार्ट नंबर 9 बनना बाकी रह गया था। कोविड-19 के कारण समस्या आ गई थी, तो 9 नंबर पार्ट आज मैं आपके बीच में लेके हाजिर हूं। 9 नंबर पार्ट में हालांकि ज्यादा क्रांतिकारी नहीं रहे, 8 पार्ट यानी हम लोगों ने लगभग 8-9 घंटे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा पार्ट नंबर 1 आप तक पहुंचाया मैंने। तो पार्ट नंबर 1 में हमने क्रांतिकारियों को सूचीबद्ध किया था उनके जन्म सन के आधार पर, और हमने ये पढ़ा था कि इनका जन्म इस सन में हुआ और इस गांव में या इस जिले में हुआ। तो आपको याद हो तो हमने जो 8 नंबर पार्ट हमने हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास तक लिया था, यानी 1899 ईस्वी तक लिया था। सन 1900 ईस्वी में जो क्रांतिकारी जन्मे थे वहां से आगे हमें पढ़ना है, और उसमें हम लोग ज्यादा क्रांतिकारी नहीं है। देखिए 1900 की हम बात करें तो 1900 में हम लोग सागरमल गोपा की बात करेंगे दोस्तों, बलवंत सिंह मेहता की बात करूंगा। 1903 में जाएंगे तो बाल मुकुंद बिस्सा की बात करूंगा। 1904 में जाएंगे तो भोगीलाल पंड्या और रमेश स्वामी की बात करूंगा। और इसके बाद में मुख्यमंत्रियों में से हम बात करें, यहां से सवाल बन सकते हैं, तो उसमें आपके मोहनलाल सुखाड़िया और हरदेव जोशी की बात करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े हम लोग बात करें सागरमल गोपा। किसकी बात करें दोस्तों? सागरमल गोपा। नाम लिखा है मैंने सागरमल गोपा, ये लिख दिया दोस्तों। सागरमल गोपा के यदि हम जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है सन 1900 में हुआ है और जैसलमेर में हुआ है दोस्तों। कहां हुआ है? जैसलमेर में हुआ है। जन्म परिवार की हम बात करें तो दोस्तों ब्राह्मण परिवार में हुआ है, और इनके पिता का नाम आखेराज था। अब आप ये कहेंगे सर यहां परिवार का लिखने की क्या जरूरत थी कि कौन से परिवार में पैदा हुए हैं? क्या ऐसे ही सवाल एग्जामिनर पूछता है? जी हां, बिल्कुल पूछता है। 2018 में जो आपका रीट का एग्जाम हुआ था, उस रीट के पेपर को देखना। आपके जो गोविंद गिरी हैं, जो संत सभा के संस्थापक रहे हैं और भगत आंदोलन को जिन्होंने जन्म दिया था, वे गोविंद गिरी की क्या जाति रही है, यह सवाल रीट 2018 में पूछा गया है। बंजारा जाति से थे, तो मित्रों सावधान रहना कि ऐसे सवाल आपसे पूछने लग गया है, इसलिए मैंने इनकी जाति लिखी है। बहुत से क्रांतिकारी हैं जिनका हमें जाति से पता नहीं है किस जाति से थे, लेकिन हमें जिन्हें पता है तो दोस्तों उन्हें पढ़ने में संकोच किस बात का, इसलिए मैंने ये बात लिखी है। देखिए, ब्राह्मण परिवार में जन्मे, पिता का नाम आखेराज था। देखिए दोस्तों, जो जैसलमेर के महारावल हैं, जैसलमेर के महारावल, उनके खिलाफ यदि किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई, जैसलमेर के प्रशासन के खिलाफ, जैसलमेर राज्य के अत्याचारों के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई, तो दोस्तों 2 आदमी थे। नंबर 1 सागरमल गोपा। क्या नाम है दोस्तों? सागरमल गोपा। और दूसरे जो आदमी हैं इनके साथी, उनका नाम है नारायण सिंह भाटी। इन 2 आदमियों ने पहली बार जैसलमेर के कुशासन के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई। और देखो दोस्तों, यहां से कितना बढ़िया सवाल बनेगा कि नारायण भाटी का संबंध किस रियासत से रहा है। हम लोग कहीं मेवाड़ में, कहीं मारवाड़ में से घूमेंगे तो हमें पता होना चाहिए। जैसलमेर रियासत के महारावल के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सागरमल गोपा का साथ देंगे। क्लियर हुआ? ये पहले आदमी है दोनों। अब क्या हुआ कि सागरमल गोपा है, इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी दोस्तों। कितनी पुस्तकें? 3 पुस्तकें, जिनका संबंध जैसलमेर की कुप्रशासन से है। देखिए, नंबर 1 आजादी का दीवाना। आजादी का
दीवाना। ये इनकी किताब नंबर 1 हो गई। दूसरा, जैसलमेर में गुंडाराज। जैसलमेर में गुंडाराज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से सवाल मिलेगा। और तीसरा है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये इनकी 3 पुस्तकें हो गई। याद आसानी से कर लेंगे। आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडाराज नहीं चलने दूंगा। आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडाराज नहीं चलने दूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा। क्लियर? आजादी का दीवाना हूं, जैसलमेर में गुंडाराज नहीं चलने दूंगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा लड़ूंगा। इनकी 3 पुस्तकें हो गई। इसके अलावा दोस्तों इनकी 2 संस्थाएं हैं, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 है, उसका नाम है सर्व हितकारिणी सभा। हितकारिणी सभा, ये इनकी नंबर 1 संस्था। दूसरी हम लोग बात करें दोस्तों महेश्वरी। महेश्वरी नव युवक मंडल। नव युवक मंडल, ये दोनों संस्था है। देखिए सर्व हितकारिणी सभा, ये कई बार सवाल पूछा जा सकता है। अब यहां से एग्जामिनर का अगला स्टेप क्या होगा, इसी को हमको अनुमान लगाना है और उसी को रोकना है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा महेश्वरी नवयुग मंडल का सन पूछेगा, लेकिन आप ये तय मानना सर्व हितकारिणी सभा का सन आपसे जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार ये सवाल पूछा गया है कि सर्व हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन रहे हैं। तो दोस्तों 1915, और मंडल की हम बात करें 1932। आप महेश्वरी नवयुग मंडल कब स्थापित किया, इसको आप जानकारी में नहीं रखेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन आपको सर्व हितकारिणी सभा का सन आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, 1915 है। पुस्तक की लिख रहा है, संस्थाएं बना रहा है, इसका मतलब जैसलमेर के प्रशासन की पोल खोल रहा है, तो जैसलमेर के महारावल इनसे क्या होंगे, नाराज होंगे। जैसलमेर के महारावल इनसे क्या होंगे दोस्तों, नाराज होंगे। देखिए अब जैसलमेर के जो महारावल है, वे महारावल इनसे नाराज हो जाएंगे। क्लियर? महारावल इनसे नाराज होंगे दोस्तों, तो अब यह भी तय है कि इन्हें जैसलमेर से निष्कासित कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों इन्हें क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। जैसलमेर पर में प्रवेश पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये जैसलमेर में आएंगे, लोगों में क्रांतिकारी भावनाएं भरेंगे और वे आंदोलन का रूप लेगा, इसलिए इन्हें रोकने के लिए महारावल के द्वारा एक प्रयास किया गया। परिस्थितियों ने पलटा मारा। पलटा यह था कि 1941 में इनके पिता का निधन हो गया। इनके पिता अखेराज जी का क्या हो गया, निधन हो गया साहब। और दूसरा इनकी जो मां है, मां भी हम कहेंगे वृद्धा मां, वृद्धा मां की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई। अब पता था सागरवल गोपा को कि जैसे मैंने जैसलमेर में प्रवेश किया तो मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, महारावल मेरे से नाराज हैं और ये मौका देख रहे हैं कब ये जैसलमेर में प्रवेश करें। लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई कि इन्हें आना पड़ा। और जैसे ही दोस्तों जैसलमेर आए, जैसलमेर में आते ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके दोस्तों इन्हें राजद्रोह के आरोप में इन्हें 6 वर्ष की कठोर कारावास सुनाया गया। 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो 6 वर्ष की सजा इनको सुनाई गई। यहां तक समझ में आ गया? दोस्तों जेल प्रशासन ने इनके साथ क्या किया ये मैं बता देता हूं आपको। जेल प्रशासन ने यह किया कि 3 अप्रैल, कितना अप्रैल दोस्तों, 3 अप्रैल 1946 का समय है। एक थानेदार होते थे, थानेदार दोस्तों उनका नाम था गुमान सिंह। थानेदार गुमान सिंह। थानेदार गुमान सिंह ने दोस्तों इन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर, किसका दोस्तों, मिट्टी का तेल छिड़ककर इन्हें जिंदा जला दिया। समझ में आ गया? यानी 3 अप्रैल 1946 को
थानेदार गुमान सिंह ने इन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर इन्हें जिंदा जला दिया दोस्तों। अब ये तिथि आपको 3 अप्रैल मिलती है, कई किताबों में 4 अप्रैल मिलती है दोस्तों, दोनों अपनी अपनी जगह सही है जितनी मेरी जानकारी है। 3 अप्रैल 1946 को शायद इन पर तेल छिड़का गया था और 4 अप्रैल 1946 को इनका निधन हो गया। कितना अप्रैल दोस्तों? 4 अप्रैल 1946 को क्या हो गया? इनका निधन हो गया। अब दोस्तों जैसलमेर की जनता नाराज हुई और उन्होंने यहां 2 नारे लगाए। नंबर 1, सागरमल गोपा जिंदाबाद, सागरमल गोपा जिंदाबाद, ये समझ में आ गया। और दूसरा लगाया खून के बदले खून, खून के बदले खून। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, खून के बदले खून किस क्रांतिकारी को षड्यंत्र मरवाना या जला देने के कारण या किस रियासत से संबंधित नारा है? खून के बदले खून, सागरमल गोपा जिंदाबाद। ये इनके मृत्यु यानी इनको जलाया गया था उस समय वहां की जनता ने ये नारा दिया था, जहां की जनता की ये आवाज थी। समझ में आ गया? देखो एक बार पीछे आइए फिर मैं आगे चलूंगा। 1900 में जन्मे, जैसलमेर में ब्राह्मण परिवार में थे। आखिराज इनके पिता का नाम था। जैसलमेर के महारावल इनसे नाराज थे। इनके महारावल के खिलाफ सबसे पहले जैसलमेर में आवाज उठाई वे सागरमल गोपा और नारायण सिंह भाटिन ने उठाई। 3 पुस्तकें, आजादी का दीवाना, जैसलमेर गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, संस्थाएं बनाई, सर्वहितकारी सभा और महेश्वरी नवयुग मंडल। ठीक है, सर्वहितकारी वाचनालय कह दो इसको। आगे चलते हैं। महारावल नाराज थे, निष्कासित कर दिया। 1941 में इनका पिता का निधन हो गया दोस्तों। वृद्ध मां की तबीयत खराब हो गई और उसकी देखरेख के लिए यहां आए तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राजद्रोह का आरोप लगा, 6 वर्ष की सजा सुनाई। 3 अप्रैल 1946 को थानेदार गुमान सिंह ने मिट्टी का तेल छिड़क कर इन्हें जिंदा जला दिया। 4 अप्रैल 1946 को इनका निधन हो गया। और सागरमल गोपा जिंदाबाद, खून के बदले खून, ये जैसलमेर रियासत में नारे गूंजने लगे। अब दोस्तों क्या हुआ देखिए, तब यह स्थिति हुई तो जेल प्रशासन या सरकार ने अपने बचाव के लिए एक आयोग का गठन किया दोस्तों। आयोग के गठन उस समय इसलिए किए जाते थे ताकि एक बार जनता शांत हो जाए, बाकी आयोग वे ही करते थे जो सरकार चाहती थी। तो उनका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक। दोस्तों वे शायद जो मैंने सर्वहितकारी सभा पढ़ाई है सर्वहितकारी वाचनालय होना चाहिए, ठीक है ना, सर्वहितकारी वाचनालय। गोपाल स्वरूप पाठक ये कमेटी है और इस कमेटी का गठन किया गया कि आप सागरमल गोपा की जांच कीजिए, क्या वास्तविकता में उन्हें मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाया है जेल प्रशासन के द्वारा। दोस्तों इसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ये आई कि सागरमल गोपा को जिंदा नहीं जलाया गया, उन्होंने तो आत्महत्या की है। कि जेल प्रशासन के अत्याचारों से दबाव में आके उन्होंने आत्महत्या कर ली, खुद ने ही मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। यह गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी ने कहा। दोस्तों अच्छा रिपोर्ट नहीं थी इनकी। इस रिपोर्ट जैसे ही आई तो आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं दोस्तों, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक टिप्पणी की। उन्होंने ये कहा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल बनेगा। उन्होंने ये कहा, बोल के बता देता हूं, उन्होंने ये कहा कि इसे आत्महत्या बताना एकदम शरारत है और यह घटना जैसलमेर के लिए नहीं, जैसलमेर की आसपास की जो रियासत है, कहा कि जैसलमेर की जो आसपास की रियासतें हैं उनके लिए भी ये एक शर्म की बात है, ये एक शर्म की बात है। ये बात कौन कह रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। एक बार फिर रिपीट कर दूं कि इस घटना को आत्महत्या बताना एकदम शरारत है और यह घटना जैसलमेर के लिए नहीं, आसपास की सभी रियासतों के लिए एक शर्म की बात है। यह स्टेटमेंट निकल के आ रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो दोस्तों ये हमारे सागरमल गोपा की कहानी थी, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकते हैं। आगे हम लोग बात करें सन 1900 में, तो एक नाम आता है बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता से भी सवाल कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो बलवंत सिंह मेहता की हम लोग यहां बात करें। देखिए बलवंत सिंह मेहता कौन था उसकी मैं चर्चा करता हूं आपसे।
बलवंत सिंह मेहता। जन्म तो सीधा सीधा 1900। भाई देखिए, मैं आपसे एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि जन्म और सन में यह याद नहीं करवाऊंगा। जन्म और सन का स्पेशल मैंने पार्ट नंबर 1 दे चुका हूं। जो बच्चे नए हैं या पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो दोस्तों आप पार्ट नंबर 1 जरूर देख ले। वहीं से जन्म और सन एक झटके में क्लियर हो जाएंगे। या सिर्फ डिटेल सीखनी है हमें दोस्तों। अगर जन्म सन यहां याद करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, डिटेल नहीं सीख पाएंगे। और यदि आपके जन्म और सन वहां से याद है दोस्तों, मजा आ जाएगा, क्योंकि ध्यान हमारा सीधा डिटेल पे ही जाएगा। देखिए, सन 1900 में जन्मे, इनका जन्म स्थल उदयपुर में है। इन्हें मैं क्यों पढ़ा रहा हूं वे ध्यान से सुने आप लोग। इसलिए पढ़ा रहा हूं, नंबर 1 कि जो मेवाड़ प्रजामंडल भी मैंने आप तक वीडियो पहुंचाया है, मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष रहे थे, प्रथम अध्यक्ष रहे थे, तो दोस्तों यही रहे थे। और ध्यान रखना, जो माणिक्यलाल वर्मा ने, आदि नेताओं ने जो प्रजामंडल की स्थापना की, वे बलवंत सिंह मेहता के घर पे ही की दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके पहले जो अध्यक्ष रहे हैं वे बलवंत सिंह मेहता रहे। एक तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात कि जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान पर जो हस्ताक्षर किए गए थे 284 सदस्यों द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, उसमें यदि हम राजस्थान की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें, राजस्थान की, तो सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए दोस्तों राजस्थान की ओर से, तो वे किसने किए, बलवंत सिंह मेहता ने। इसलिए मैं इनको पढ़ाना चाह रहा हूं। दूसरी हम बात करें कि यहां इन्होंने 2 सभा, इनकी हम लोग बात करें दोस्तों, नंबर 1 प्रताप सभा, दोस्तों क्या नाम है, प्रताप सभा। और दूसरा है दोस्तों वनवासी छात्रावास, वनवासी छात्रावास। दोस्तों वनवासी छात्रावास है, ध्यान रखना। वनवासी सेवा संघ पूछ लेगा तो भोगीलाल पंड्या आएगा, वनवासी सेवा संघ पूछेगा तो भोगीलाल पंड्या आएगा, और वनवासी छात्रावास पूछेगा तो दोस्तों बलवंत सिंह मेहता आएगा। सन इंपॉर्टेंट नहीं है इनके, फिर मैं बता देता हूं कि 1915 में प्रताप सभा का गठन किया और 1943 में वनवासी छात्रावास का गठन किया। दोस्तों ये बात बलवंत सिंह मेहता की है, ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है इनका, लेकिन फिर भी एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जन्म 1900 में हुआ, उदयपुर में हुआ, मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष रहे हैं, और मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के वर्ष से पहले राजस्थानी थे। प्रताप सभा का गठन 1915 में और वनवासी छात्रावास की स्थापना 1943 में की है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद हम लोग आगे चले। 1901 उस सारणी में नाम नहीं था, 1902 उस सारणी में नाम नहीं था, 1903 में हम लोग आएंगे दोस्तों, तो यहां एक हमको क्रांतिकारी मिलेगा जहां से सवाल मिलेंगे आप लोगों को। देखिए, हालांकि बड़े क्रांतिकारी नहीं है, बड़े जो मैटर वाले सवाल है वे 8 पार्टों तक आप तक पहुंचा चुका हूं दोस्तों। देखिए, नंबर 1 हम लोग यहां बात कर रहे हैं बाल मुकुंद बिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। बाल मुकुंद बिस्सा दोस्तों यहां से भी सवाल पूछा जाता है। बाल मुकुंद बिस्सा की हम बात करें तो सबसे पहले इनका जन्म की हम बात करें दोस्तों 1903 ईस्वी, 1903 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इनका जो जन्म हुआ एक गांव पड़ता है पिलवा गांव, पिलवा गांव, और पिलवा गांव पड़ता है दोस्तों, यह है डीडवाना, डीडवाना, और डीडवाना पड़ता है दोस्तों नागौर में। देखो यहां मुझे एक डर लग रहा है, हो सकता है मुझे लग रहा हो आपको नहीं लग रहा हो, मैं तो केवल संभावनाएं प्रकट कर सकता हूं। आपसे यदि इनका जन्म पूछा जाएगा तो आप में से मेरे पक्का वादा है कि अधिकांश बच्चे मेरे हिसाब से शायद जोधपुर करके आएंगे। और दोस्तों ऐसे सवालों में आपको एग्जामिनर उड़ जाएगा। जोधपुर नहीं आएगा दोस्तों, नागौर की डीडवाना तहसील के पिलवा गांव में इनका जन्म हुआ था। क्लियर। अब 2 चीजें आप देखें यहां। नंबर 1 चरखा संघ, चरखा संघ, और एक है दोस्तों खद्दर भंडार, खद्दर भंडार। देखिए कितना बढ़िया सवाल बनेगा दोस्तों। चरखा संघ का नाम बहुत बार आता है, हम लोगों ने जमनालाल बजाज पढ़ा तो भी चरखा संघ पढ़ा, कई जगह चरखा संघ पढ़ते हैं, लेकिन आपसे पूछे नागौर का चरखा संघ तो बाल मुकुंद बिस्सा आएगा। फिर से नोट कर ले, फिर से सुन ले मेरी बात को।
नागौर का आपसे नागौर का चरखा संघ पूछे तो ध्यान रखना बाल मुकुंद बिस्सा आएगा। तो दोनों खद्दर भंडार की बात करें तो बाल मुकुंद बिस्सा आएगा। अब इसे हम पढ़ना क्यों चाह रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसकी हम लोग बात करें दोस्तों। इन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या कर लिया, गिरफ्तार, और इन्हें गिरफ्तार करके जोधपुर की जेल में डाल दिया, जोधपुर जेल में डाल दिया। और दोस्तों वहां जो कैदियों को जो भोजन दिया जाता था वे एक दूषित भोजन दिया जाता था, और उस दूषित भोजन के कारण ये भूख हड़ताल पर बैठ गए दोस्तों। किस पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर। और भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को इनका दोस्तों क्या हो गया, निधन हो गया। बहुत अच्छा सवाल कि निम्न में से कौन से क्रांतिकारी की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई, दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा। और इन्होंने एक दो दिन बाद में जो जोधपुर का बिडम हॉस्पिटल बताते हैं, बिडम हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। तो ध्यान रखें भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई है, और जोधपुर जेल में ये हड़ताल की थी इन्होंने। और 19 जून 1942 का समय है हड़ताल का दिन। और दोस्तों ध्यान रखना एक बात कि आपके जतिन दास भी भूख हड़ताल के कारण मारे गए, इसलिए इनका उपनाम है राजस्थान का जतिन दास। दोस्तों क्या नाम है, राजस्थान का जतिन दास। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं, तो दोस्तों राजस्थान का जतिन दास इन्हें कहते हैं। बहुत अच्छी तरीके देख ले, बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ। पिलवा गांव पड़ता है डीडवाना नागौर का, वहां हुआ। चरखा संघ नागौर के संस्थापक रहे हैं, खद्दर भंडार के संस्थापक रहे हैं। इन्हें गिरफ्तार करके जोधपुर जेल में डाला गया। दूषित भोजन दिया जाता था कैदियों को, उसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, और उन भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को इनका निधन हो गया। उपनाम इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। दोस्तों ये कहानी बनती है बाल मुकुंद बिस्सा की। 1903 से दोस्तों हम लोग उसी सारणी में जो पार्ट नंबर 1 हमने पढ़ा उसमें हम लोग 1904 में चले। तो 1904 में हमें दो नाम मिलेंगे, नंबर 1 भोगीलाल पंड्या और दूसरा रमेश स्वामी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। पंडित रमेश स्वामी की हम बात करें दोस्तों, सवाल देगा यहां से पंडित रमेश स्वामी। तो पंडित रमेश स्वामी है, इनका जन्म तो निकल के आ गया 1904 में, पार्ट नंबर 1 में आ गया। इनका जो जन्म स्थल है वे भुसावर पड़ता है, वर्तमान में भरतपुर। भुसावर भरतपुर के अंदर इनका जन्म हुआ, यानी ये यहां के रहने वाले थे, भुसावर भरतपुर के रहने वाले थे। 1904 में इनका जन्म हुआ। आपने एक नाम सुना होगा, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी, इनकी कहानी आपने सुनी होगी कि रहने वाले तो ये उत्तर प्रदेश के थे, शायद मथुरा के थे, लेकिन कर्म स्थली रही है भरतपुर रही है। और इन्हें पूर्वी राजस्थान का पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। पूर्वी राजस्थान का पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। और इन्हीं के घर में रमेश स्वामी का जन्म हुआ था। दोस्तों रमेश स्वामी ने जो भरतपुर में बेगार प्रथा थी, बहुत अच्छा सवाल बनेगा, ध्यान देना, जो बेगार प्रथा थी दोस्तों, उस बेगार प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और एक आंदोलन किया। दोस्तों इन्होंने, एक बस थी, उस बस के आगे लेट गए और उस बस ड्राइवर ने दोस्तों इसके ऊपर बस चढ़ा दी, और बस के कुचलने के कारण दोस्तों 5 फरवरी 1947 ईस्वी को इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो आप यहां ध्यान रखें कि कौन से क्रांतिकारी हैं जिनको बस से कुचलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों पंडित रमेश स्वामी थे। भरतपुर में जो बेगार प्रथा है, बेगार विरोधी आंदोलन इन्होंने चलाया, और बस के आगे लेट के सत्याग्रह कर रहे थे दोस्तों। बस ड्राइवर ने बस चढ़ा दी सरकार के इशारे पर, तो इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों कब, 5 फरवरी 1947 को। तो पंडित रमेश स्वामी में आप इतनी सी कहानी जरूर ध्यान रखें। चले देखिए, अब बात करेंगे दोस्तों अगले क्रांतिकारी जो 1904 में है, उनका नाम है भोगीलाल पंड्या। देखिए भोगीलाल पंड्या भी हमें सवाल दे जाता है। भोगीलाल पंड्या,
दोस्तों जन्म और सन आप वहीं से उठाएंगे। आपको भी लग रहा होगा सर ये जन्म और सन किस तरीके से उठा लेते हैं सर, मैंने इसलिए आपको पार्ट नंबर 1 दिया है ताकि आप भी मेरे साथ बराबर उठाते रहे। इस 1 नंबर पार्ट को मैंने पढ़ रखा है और 1 नंबर पार्ट को आपको पढ़ा रखा है और वहीं से जन्म और सन उठा रहा हूं दोस्तों मैं। देखिए भोगीलाल पंड्या हम बात करें, इनका जो जन्म हुआ है वो 1904 में हुआ है। जगह की बात करें दोस्तों तो सीमलवाड़ा पड़ता है। क्या नाम है? सीमलवाड़ा। और दोस्तों ये सीमलवाड़ा पड़ता है डूंगरपुर में। क्लियर हुआ? भोगीलाल पंड्या का जन्म कहां हुआ? सीमलवाड़ा डूंगरपुर में। और दोस्तों कब हुआ? 1904 में। भोगीलाल पंड्या की हम बात करें तो आप इतना तो जानते हो कि डूंगरपुर प्रजामंडल है, डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक रहे हैं, उससे जुड़े हुए थे। पहली कहानी तो आप ये ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा को हम लोग बागड़ प्रदेश कहते हैं। तो दोस्तों अगला ये ध्यान रखें कि इन्हें बागड़ का गांधी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? बागड़ का गांधी कहते हैं। इतना ध्यान रखें आप। दूसरी इंपॉर्टेंट हम लोग बात करें तो हमारे पास में एक पार्ट निकल के आएगा, एक पार्ट निकल के आएगा दोस्तों, उसे जरूर ध्यान रखें और वे है वागड़ सेवा मंदिर। वागड़ सेवा मंदिर 1935, ये आप ध्यान रखें। दूसरी हम लोग बात करें यहां पे हरिजन सेवा समिति, अभी बात करूंगा आपसे, लिख देता हूं, हरिजन सेवा समिति और वनवासी सेवा संघ। दोस्तों वहां वनवासी छात्रावास था, बलवंत सिंह मेहता, ध्यान रखना। यही तो है, यही तो गड्ढा है जिसमें हम लोग गिरेंगे, यही तो गड्ढा है दोस्तों। इस गड्ढे को ही समझना है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। वनवासी सेवा संघ दोस्तों ये है 1938 और ये है 1935। कहानी समझाता हूं। मैंने वागड़ सेवा मंदिर लिखा है दोस्तों, हरिजन सेवा समिति लिखा है, वनवासी सेवा संघ लिखा है। वागड़ सेवा मंदिर दोस्तों देखिए यहां हमारे पास बताया जाता है गौरी शंकर उपाध्याय, गौरी शंकर उपाध्याय के साथ मिलके वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की गई थी। लेकिन एक जानकारी हमें और मिलती है वागड़ सेवा मंदिर के संबंध में कि वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। माणिक्यलाल वर्मा इनसे जुड़े हुए थे, इन्होंने की। और सागवाड़ा में एक स्थान पड़ता है खंडलाई या खांडलाई, उस खांडलाई में इन्होंने स्थापना की। और बाद में माणिक्यलाल वर्मा एक, दूसरा हमारे पास में पंड्या 2, नंबर 3 भोमाराम, ये 3 आदमियों ने मिलकर फिर से वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। तो ऐसी 2-3 जानकारी हमें वागड़ सेवा मंदिर के बारे में मिलती है। आप थोड़ा ध्यान रखना कि आपको किस तरीके से आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। हरिजन सेवा समिति 1935, वनवासी सेवा संघ 1938। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप लोग दोस्तों भोगीलाल पंड्या के संबंध में, ठीक है। 1904 की हम बात करें दोस्तों, 1905, 1906 कोई चर्चा करने लायक नहीं। 1907 में टीकाराम पालीवाल का जन्म हुआ, जिससे मैं आपको ध्यान हो तो जो पार्ट नंबर आप तक 8 पहुंचा, 8 में जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री पढ़ाया, उसके साथ ही में टीकाराम पालीवाल को पढ़ा गया था, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा। 2 मुख्यमंत्री यहां और पढ़ेंगे हम लोग, जिनको व्यक्तित्व कह दो, जो भी आप लोग अपना संज्ञा देना चाहे, वहां से सवाल बनते हैं। नंबर 1 मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया ये। और दूसरे हैं हरिदेव जोशी। दोस्तों क्या नाम है? हरिदेव जोशी। ये 2 मुख्यमंत्री को चर्चा करूंगा मैं आपसे यहां, देखिए, क्योंकि यहां से सवाल बन जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया का हम जन्म की बात करें दोस्तों तो 1916 में हुआ। क्योंकि मैं यहां मोहनलाल सुखाड़िया को क्यों उठा के लाया हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री रूप में इनका कार्यकाल रहा है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन कहीं एग्जामिनर ऐसा ना हो कि हमसे इनका जन्म पूछ बैठे या जन्म स्थल पूछ बैठे और हम लोग वहां बाहर हो जाए, तो दोस्तों इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूं। और डरना है एग्जामिनर से, ध्यान रखना, एग्जामिनर से हमेशा डरना है दोस्तों। और डरेंगे आप लोग तभी आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा मैटर पढ़ेंगे। डरेंगे नहीं, निश्चित हो जाएंगे दोस्तों तो आप सीमित मैटर में रह जाएंगे, तो शायद आप पे संकट आ सकता है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। देखिए जन्म स्थल की बात करें,
जन्म स्थल इनको दोस्तों नाथद्वारा है, और नाथद्वारा कहां पड़ता है? राजसमंद में। नाथद्वारा राजसमंद के रहने वाले थे। दोस्तों ये हमने पढ़ा है एकीकरण में, इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जब आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ, उस समय मुख्यमंत्री था, तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। एक अच्छी चीज कि उस समय जो अंतरजातीय विवाह थे, तो अंतरजातीय विवाह कम होते थे। इन्होंने क्या किया, एक इंदुबाला नामक लड़की है, उससे अंतरजातीय विवाह करके तो जो चरमराता हुआ जो सामाजिक बंधन था, तो उसको दूर किया इन्होंने। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। बात करें मुख्यमंत्रियों में कार्यकाल की, तो दोस्तों इनका कार्यकाल अब तक के मुख्यमंत्रियों में सर्वाधिक बार रहा है, सर्वाधिक वर्ष रहा है। और सर्वाधिक वर्ष दोस्तों कितना है? 17 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। 1954 से 1971 तक ये इनका मुख्यमंत्री का शासनकाल था। ये भी आप ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, बाद में ये ध्यान रखना, राज्यपाल भी रहे हैं आपके कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो 3 राज्य हैं, उनके दोस्तों ये राज्यपाल भी रहे हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया को आप जरूर ध्यान रखें। आप कहेंगे सर हरदेव जोशी को क्यों लेके आए? हरदेव जोशी को इसलिए लेके आ रहा हूं, बता रहा हूं अभी आपको। इनका जो जन्म हुआ है 1921 में हुआ, और एक स्थान पड़ता है खांदू। आप सब जानते होंगे, माही नदी पढ़ते होंगे तब, तो खांदू पड़ता है बांसवाड़ा में। खांदू बांसवाड़ा इनका जन्म स्थल रहा है, और 1921 में इनका जन्म हुआ। मैं क्यों लेके आया हूं वे कहानी सुन लो। आपके एक संभागीय प्रणाली जो आज हम लोग पढ़ते हैं, संभागीय प्रणाली से दोनों का संबंध है। जैसे जिले हैं वैसे संभाग है जिलों के ऊपर। तो संभागीय प्रणाली जो हमारी शुरू हुई थी 1949-50 के आसपास, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय प्रणाली पर क्या लगा थी दोस्तों? रोक लगा दी थी। ठीक है, 1965 के 1962 के आसपास की बात है। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस पर रोक लगा दी थी, और संभागीय प्रणाली को जो पुनः शुरू किया था 1987 में, तो दोस्तों भी हरिदेव जोशी ने किया था। एक मुख्यमंत्री संभागीय प्रणाली पर रोक लगाने वाले, और दूसरे मुख्यमंत्री संभागीय प्रणाली को पुनः शुरू करने वाले। तो ये आप ध्यान रखें। हरिदेव जोशी से और अच्छा सवाल क्या बन सकता है दोस्तों? इनकी 2 पत्रिकाएं हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, डीपली पढ़े। हो सकता है ये एग्जाम में हम लोग बैठ रहे हैं, ये एग्जाम हमारी अंतिम हो, सिलेक्शन हो तो भी और सिलेक्शन नहीं हो तो भी, क्योंकि आगे परिस्थितियां बदल सकती हैं। ये ध्यान रखना इस चीज का। नंबर 1। नंबर 1 पत्रिका है इनकी कांग्रेस संदेश, और दूसरी का नाम है दोस्तों दैनिक नवयुग। तो 2 पत्रिकाएं हैं, बहुत अच्छे सवाल बनेगा। कांग्रेस संदेश और दैनिक नवयुग नामक पत्रिकाएं राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने लिखी? कितना अच्छा सवाल होगा दोस्तों। तो किसने लिखी? हरिदेव जोशी ने। तो इन्हें ध्यान रखिए। मैं आपसे यहां छोटी चर्चा और करूंगा कि एक तो डूंगर जी और जवाहर जी की कहानी आप सुनते हो, और एक तेज कवि, यहां से भी सवाल बनने के चांस रहते हैं, वे आपको मैं और समझा देता हूं। देखिए, नंबर 1 डूंगर जी, या डूंग जी कह दो, डूंगर जी और जवाहर जी, इनकी मैं चर्चा करूंगा। देखिए, ये डूंगर जी और जवाहर जी ये क्रांतिकारी भी थे, और आज का जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूछता है। कहानी बता रहा हूं किस तरीके से कहानी है इनकी। एक गांव पड़ता है बटोट पाटोदा गांव, यहां के ये गांव पड़ता है सीकर में। यहां के दोनों रहने वाले थे। दोनों का रिश्ता आपस में चाचा और भतीजा का था। क्लियर, समझ में आ गया? चाचा और भतीजा का इनका रिश्ता था। देखिए एग्जामिनर कैसे कैसे सवाल पूछता है, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते दोस्तों। समझा रहा हूं। देखिए, एक होती है शेखावाटी ब्रिगेड, और इसका मुख्यालय झुंझुनू में होता है। और इसके ये डूंगजी हैं, रिसालदार के पद पर कार्यरत थे। शेखावाटी ब्रिगेड झुंझुनू में इनका मुख्यालय, और उसमें रिसालदार के पद पर डूंगर जी कार्यरत थे। और दोस्तों एक बार सवाल पूछा गया था बोर्ड के द्वारा कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां होता था? झुंझुनू में होता था। बहुत से ऑप्शन थे, सीकर वगैरह। तो ऐसे सवालों से आपको बचना होगा, ध्यान रखना। अब बात आई कि इनकी क्रांतिकारी क्यों बनाते हैं।
गरीबों का देवता हम लोग क्यों कहते हैं, कहानी सुन लीजिए दोस्तों। इनका काम था धन लूटना, धन लूटना, और धन लूटकर गरीबों को बांटना। किनको बांटना? गरीबों को बांटना। ये इनका काम होता था कि धनाढ़े लोगों को लूटते थे और गरीबों में धन बांटते थे, ये इनका काम होता था। और इसी प्रयास में 1847 में जो नसीराबाद छावनी है, उस नसीराबाद छावनी को दोस्तों इन्होंने लूटा था। और आपसे क्या बात करूं दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया सवाल। यही सवाल एक बार अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था कि डूंगर जी और जवाहर जी ने कौन सी सैनिक छावनी को लूटा? दोस्तों नसीराबाद छावनी को लूटा, और 1847 में, यानी 1857 क्रांति हुई, इससे 10 साल पहले। ये आप लोग ध्यान रखें। धनाढ़े लोगों को लूटते थे, गरीबों में बांटते थे, गरीबों की सेवा करते थे, इसलिए इन्हें गरीबों का देवता कहा जाता है। दोस्तों क्या हुआ, ये जो डूंगर जी हैं, इन डूंगर जी को इनका साला होता था, और उस साला का नाम है भैरू सिंह। भैरू सिंह ने बुलाया भोजन पर और अत्यधिक शराब पिलाई इनको। देखिए साला गद्दारी करेगा यहां कि अत्यधिक शराब पिलाई। दोस्तों शराब पिला के बताते हैं, पुलिस प्रशासन को बुला लिया और इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार करके दोस्तों इन्हें आगरा जेल में रखा गया। और आप नाम सुना होगा लोटिया और कर्णा भील का। तो लोटिया जाट और कर्णा मीणा, ये लोटिया और कर्णा दोनों ने वहां लोग लेके गए, लड़ाई लड़ी और डूंगर जी को वहां से छुड़वाया। तो ऐसी कहानी आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। और इनके जो लोकगीत हैं, उन लोकगीतों को क्या कहते हैं? छावली। कितना बढ़िया सवाल बनेगा। डूंगर जी और जवाहर जी के जो लोकगीत हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? छावली। ये डूंगर जी और जवाहर जी भी आपको आने चाहिए। अंतिम पॉइंट बात करूं, तेज कवि। दोस्तों किसकी बात कर रहा हूं? तेज कवि की। तेज कवि दोस्तों ये जैसलमेर के रहने वाले थे। बहुत बड़ी क्रांतिकारी विचारधारा इनकी हुआ करती थी। आपने नाम सुना होगा रम्मत। रम्मत के जन्मदाता इन्हें ही माना जाता है। इन्होंने 1943 ईस्वी में एक रम्मत लिखी, स्वतंत्र बावनी। कल्चर में आती है रम्मत। स्वतंत्र बावनी लिख के 1943 ईस्वी में महात्मा गांधी को भेंट कर दी। बहुत क्रांतिकारी लेखनी हुआ करती थी इनकी, और 3-4 किताब है, वहां से सवाल आपसे पूछ सकते हैं। नंबर 1 नैना खसम, इनकी पहली किताब। नंबर 2 कांग्रेस नेताओं 4 स्वतंत्र, सभी के आगे लावणी जोड़ देंगे। कांग्रेस लावणी, नेताओं की लावणी, स्वतंत्र लावणी। देखिए याद कैसे करेंगे कि नैना खसम कहा के कहा कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता दिलाई। और ये बात भी सही है दोस्तों, उस जमाने में कांग्रेस के नेताओं ने ही स्वतंत्रता दिलाई, क्योंकि वे तेज थे। याद हो गया होगा। कांग्रेस लावणी, नेताओं की लावणी, स्वतंत्र लावणी। क्लियर? यह जो बहुत अच्छा सवाल बनने का चांस है, वे मैं आपको बता देता हूं। देखिए अच्छा सवाल यह बनेगा कि ये क्रांतिकारी विचारधारा है इनकी लेखनी। सरकार को विरोध होगा, पुलिस प्रशासन वारंट निकालेगा। तो कमिश्नर ने इनको पकड़ने के लिए एक वारंट निकाला, और जैसे ही कमिश्नर ने पुलिस भेजी इनको पकड़ने के लिए इनके घर पर, तो दोस्तों एक कमिश्नर के दरवाजे पर पहुंच गया, कमिश्नर के घर पहुंच गया और वहां एक गीत गाया, एक बात कही। और दोस्तों आने वाले समय में ध्यान रखना, यह बात एग्जाम पेपर में आपको मिलेगी। एग्जाम के पेपर में आपको ये बात मिलेगी, आप लोग ध्यान रखें इस चीज का। क्या बात कही? देखिए, कमिश्नर खोल दरवाजा, मैं तेरे घर चलकर आया हूं। क्या कहा? कमिश्नर खोल दरवाजा, मैं तेरे घर चल के आया हूं। ये हिंद तेरा ना तेरा बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगाया गया बंदी खाना है। फिर सुन लीजिए, कमिश्नर खोल दरवाजा, मैं तेरे घर चल के आया हूं। ये हिंद तेरा ना तेरा बाप का, हमारी मातृभूमि पर लगाया गया बंदी खाना है। उक्त कथन किसका है? आने वाले समय में आपको मिलेगा, आप बता देना तेज कवि का। तो दोस्तों ये क्रांतिकारियों का पार्ट यहां खत्म हुआ। और अब शायद मैं आपको एक बात बता दूं कि इतिहास के 2 पार्ट, एक राजस्थान का राजवंशीय इतिहास और एक राजस्थान का आधुनिक इतिहास, जिसे हम कह देंगे
आधुनिक इतिहास की हम बात करें तो यहां से सवाल काफी बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधुनिक राजस्थान उठाया। आधुनिक राजस्थान के 40 वीडियो के आसपास आप तक पहुंच गए हैं दोस्तों। उसमें क्रमबद्ध रूप से हम लोग चले हैं। प्रजामंडल, किसान आंदोलन, क्रांतिकारी, 1857 क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल आंदोलन आप तक मैंने पहुंचा दिया है। यानी आधुनिक राजस्थान के आप तक पूरे पार्ट पहुंच गए हैं। तो एक तो आप लोग इन्हें कंप्लीट कर लें, और एक इतिहास से संबंधित टेस्ट सीरीज जिसमें सही कूट वाले प्रश्न आप तक पहुंचाने हैं, 120 क्वेश्चन पहुंचाने हैं। आप में से एक आधा पार्ट बाकी होगा, सभी बाकी पहुंच गए हैं आप तक। तो दोस्तों इन्हें आप पढ़ लें। अब देखिए आधुनिक राजस्थान कंप्लीट हुआ, यानी हिस्ट्री का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों हमें विचार करना है। अब मेरा मन करता है कि मैं आधा सब्जेक्ट ये करवा दिया, आधा सब्जेक्ट अब दूसरा कवर करूंगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट पे मैं फिर वापस हिस्ट्री पे आऊंगा। दोस्तों सब्जेक्ट या तो मैं भारत का संविधान यानी पॉलिटी शुरू कर सकता हूं, या राजस्थान की जियोग्राफी। फिर कान से सुन ले, कान खोल के आप लोग, या तो राजस्थान की जियोग्राफी शुरू करूंगा या भारत का संविधान। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, यानी संविधान शुरू करना है या जियोग्राफी शुरू करना है राजस्थान की। जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे दोनों सब्जेक्ट में से, ये नहीं कि आप कला संस्कृति डाल दें, कला संस्कृति का भी प्रोग्राम नहीं है, बाद में देखूंगा। तो दोनों सब्जेक्ट में से आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसका कमेंट करके आप बताएं, फिर उसे विचार करेंगे सर्वाधिक मांग किस सब्जेक्ट की है। और अलग से एक पार्ट बनाऊंगा मैं, आधा पौन घंटे का एक पार्ट बनेगा। उस पार्ट में मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या हमारी कार्य योजना रहेगी। उसका अलग से पार्ट बहुत जल्दी आप तक आ जाएगा। उससे पहले आप कमेंट करके बता दें ताकि उन कमेंट को शामिल कर लें। दोस्तों आपका प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका प्यार बना रहे, रायथान आपका हमेशा ऋणी रहेगा। दोस्तों रायथान परिवार को आगे बढ़ाएं, यही निवेदन मेरा तो आप लोगों से। सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और आधुनिक राजस्थान कंप्लीट होने की आप सभी को शुभकामनाएं। मेरी ओर से, अशोक मीणा की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू।